मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भाई भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महासचिव श्रीमती अनुपमा जायसवाल, यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती विमला बाथम जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था और आज रास्ते में वापस जाते वक्त यहाँ पर नोएडा में आप सभी से वार्ता करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी के यूनिट ने दिया है। मित्रों, 26 मई को ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके 2 साल समाप्त हुए। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं आप लोगों को कि 2 साल के पहले देश की स्थिति क्या थी। एक देश एक अजीब प्रकार की पसोपस में पड़ा था। युवा हताश था, निराश था, उसको अपना भविष्य अंधकारमय दिखता था। महिलाओं में असुरक्षा की भावना थी। जनता भय के औथार के नीचे जी रही थी। विदेश में रहने वाला भारतीय जो कभी 21वीं सदी भारत की होगी ये कल्पना करके आगे बढ़ रहा था, उसके मन में था कि भारत कहां जाएगा, हम रास्ता भटक गए, ऐसा भाव था। आक्रोशित युवा रोड पर हजारों लाखों की रैलियों में स्वयंभू रूप से आंदोलन के रास्ते पर था और उसी वक्त चुनाव आया और चुनाव में इस देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। 30 साल के बाद किसी एक दल की सरकार को पूर्ण बहुमत देने का काम ये भारत की जनता ने किया और वो भारतीय जनता पार्टी। अस्थिरता के 30 साल के दौर से देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय कर नरेंद्र मोदी के कंधे पर हिंदुस्तान को आगे ले जाने का एक जिम्मा डाला। जनता का काम तो वहां पूरा हो गया, मगर मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम वहीं से शुरू होता है। जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है उसको अक्षुण्ण तरीके से स्वीकार करते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जाना। जब 2 साल हुए तब कई सारे मीडिया के लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों के अध्यक्ष और नेताओं ने पूछा कि भाई 2 साल में क्या हुआ है। अब वो देखने के नजरिए का सवाल है, मगर उन्होंने पूछा है और मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो मुझे जवाब जरूर देना चाहिए कि 2 साल में क्या हुआ। सबसे पहले तो 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। 10 साल से इस देश की जनता प्रधानमंत्री की आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे के अलावे वो आवाज किसी को उपलब्ध नहीं थी, हमारे भाग्य में नहीं। दूसरा, हमने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया। अच्छा होगा, बुरा होगा,
किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। एक निर्णायक सरकार है। यूपीए की सरकार 10 साल तक इस तरह से चली कि हर विभाग का मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता। एक निर्णायक सरकार बनी है जिसमें फैसले लिए जाते हैं। समस्याएं चाहे तत्काल प्रभाव वाली हो या लंबे असर छोड़ने वाली समस्या हो, उसके समाधान के लिए सटीक रणनीति बनती है और रणनीति को इंप्लीमेंट करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई पड़ती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तीसरा काम, 10 साल यूपीए की सरकार घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार की सरकार का कालखंड था और कांग्रेस बहुत समानता में मानती है। कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार में उन्होंने नहीं छोड़ा था। अंतरिक्ष के अंदर 2G का भ्रष्टाचार किया, इसरो का भ्रष्टाचार किया, आकाश के अंदर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का भ्रष्टाचार किया, एयर इंडिया के बोइंग खरीदने का भ्रष्टाचार किया, जमीन के ऊपर CWG का भ्रष्टाचार किया, आदर्श सोसाइटी का भ्रष्टाचार किया, दरिया के अंदर सबमरीन खरीदने का भ्रष्टाचार किया और पाताल के अंदर कोयला की खदानों की नीलामी का भ्रष्टाचार। तो अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, दरिया, पाताल, किसी भी चीज को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा था और समान प्रकार से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया था। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, स्कैम्स, मानो एक लंबी लड़ी जुड़ती जाती थी स्कैम की। और उसमें से आज 2 साल के बाद मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हमने एक प्रामाणिक सरकार देने का काम किया है, हमने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है और उसके कारण परिवर्तन भी शुरू हुए। मित्रों, हमने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे। हमने कहा था हम करप्शन को रोकेंगे और हमने कहा था देश के अंदर एक कल्याण राज्य की सरकार बनाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं उदाहरण देने के लिए, दाखले दलीलें देने के लिए, मगर मैं सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करना चाहता हूं। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के लिए एक मंत्रालय माना जाता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जो मोदी जी की काम की पद्धति है, उसके अनुसार उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय को अपने विजन से परिवर्तित करने का काम किया। सबसे पहला काम किया, जनधन योजना के माध्यम से देश के 17 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। आजादी के 68 साल के बाद भी देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। उसका देश के अर्थतंत्र से कोई जुड़ाव ही नहीं था। देश के विकास के साथ उसका स्नान सूतक का संबंध नहीं था। दिहाड़ी कर आना, दिहाड़ी जो मिल जाए उससे रोटी लेना और शाम गुजार देना। ये 17 करोड़ परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और उसके बाद में क्या किया, जो सब्सिडी जाती थी गैस की, वो डीलर के थ्रू जाती थी। जो गैस का डीलर होता था उसके थ्रू सब्सिडी जाती थी। नरेंद्र भाई ने एक स्कीम, एक योजना चालू की और वो योजना को पहल योजना का नाम दिया गया। पहल किस चीज की? पहल रिफॉर्म्स की, पहल लोकाभिमुख शासन की, पहल कल्याण राज्य बनाने की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी किसी डीलर को नहीं दी जाएगी, जो उपभोक्ता होगा उसके बैंक अकाउंट में सीधी दी जाएगी। और मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ इतना परिवर्तन करने मात्र से 14,900 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी की चोरी पकड़ने का काम हुआ है। इस देश के अंदर
14,900 करोड़ रुपया सब्सिडी ऐसे गैस धारकों के पास जाती थी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब चूंकि सब्सिडी बैंक में जानी है तो अपने आप वो बंद हो गया। गरीब के लिए जो सब्सिडी जाती है वो 5 सितारा होटलों में अमीरों का भोजन बनाने के लिए 5 सितारा होटल है काला बाजारी में ले जाते थे। तो 14,900 रुपयों का एक बचाव हुआ। उसके बाद में नरेंद्र भाई ने गिव इट अप नाम की योजना शुरू की। गिव इट अप योजना का मतलब है कि आप अगर संपन्न है, आप पर ईश्वर की कृपा है, आपका परिवार संपन्न है, पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप आपकी सब्सिडी स्वयं छोड़ दी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक जमाने में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था एक अपील करी थी कि हम अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम नहीं करेंगे। अगर मेरे देश के पास खाना नहीं है तो सब लोग शाम का एक वक्त का खाना सप्ताह में 2 दिन छोड़ देंगे। और आपको आश्चर्य होगा, पूरे देश ने शास्त्री जी के साथ उपवास रखे थे। शास्त्री जी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने कहा कि आप अगर संपन्न है तो आपकी सब्सिडी आप छोड़ दीजिए। मित्रों, बस में अगर एक खाली जगह पे हम बैठ गए, 7 की सीट खाली है, उसमें अगर आकर कोई बैठता है तो भी देखता है कहाँ यहाँ आकर बैठ गए, वहाँ सीट तो खाली थी भाई, क्यों बैठ गए। हम खाली सीट न छोड़ने वाले लोग। नरेंद्र मोदी की अपील पर 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा होगा। 1 करोड़ लोगों ने SMS कर मेल कर अपने डीलर का संपर्क कर कहा कि गिव इट अप योजना के तहत हम अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। और परिणाम क्या है? 14,900 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का बचा। पहल के माध्यम से सीधा सब्सिडी देने से 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। 12,000 करोड़ रुपया और बचा। 14,000 और 12,000 26,000 करोड़ रुपया बचने के बाद सरकार के खजाने में नहीं डाले। नरेंद्र भाई ने तय किया कि ऐसी माताएं जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं, कंडे जलाती है, लकड़ी जलाती है, सिगरेट की कोई आदत न होने के बावजूद भी दिन में 400 सिगरेट का धुआं वो गरीब महिला के फेफड़े में चला जाता है और उसके कारण 9 लाख महिलाओं का मृत्यु होता है। बच्चा एक ही कमरा है घर में, पढ़ना है, सोना है, बचपन से ही बच्चे के फेफड़े धुएं से भर जाते हैं। ऐसे 5 करोड़ लोगों को चिन्हित कर भारत सरकार ने तय किया है कि 2018 तक भारत सरकार की ओर से गैस का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का निर्णय। एक व्यक्ति जो रिफॉर्म करता है, एक व्यक्ति मॉरल अपील करता है, एक व्यक्ति अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कुनह के कारण बजट में बचत करता है और बाद में दिल में जो अनुकंपा ईश्वर ने दी है इसके अनुसार वो गरीब के घर पर पहुंचाता है। मित्रों, इसको कहते हैं रिफॉर्म्स, इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट की रचना, जो हमने कहा। और मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता कि हम करेंगे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे। याद है ना कौन बोलता था? देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। हम वही कहते हैं जो कर दिया है। एक भी बात ऐसी कहना नहीं चाहता जो करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे नहीं। मित्रों, सरकार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गांव हो या शहर, कृषि हो या उद्योग, एक्सप्रेस हाईवे बनाने हैं या गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना बनानी है, गांव की स्कूल बनानी है या बड़े विश्वविद्यालय बनाने हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है या गरीब का सामाजिक सशक्तिकरण करना है, हर पहलू में इस सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं मित्रों। और इस सब के कारण स्थिति ऐसी हुई है कि अटल जी की जब सरकार थी तब दुनिया में लोग मानते थे
कि 21वीं सदी भारत की सदी है और यूपीए की 10 साल की सरकार में सब मानने लगे कि भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है। आज पूरा विश्व फिर से मानता है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी। 2 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, हर 15 दिन में सरकार एक इनिशिएटिव लेकर आई है। और जब मैं कहता हूं कि हर 15 दिन में सरकार इनिशिएटिव लेकर आई है तो आई है। मैं कुछ योजनाएं बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सॉइल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई मंडी, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल योजना, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन इंद्रधनुष, सस्ती दवाओं की दुकानों की योजना, ग्राम ज्योति योजना, ग्राम कौशल्य योजना, श्रमदेव जयते योजना, वन रैंक वन पेंशन, स्मार्ट सिटी, गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम, इतनी सारी योजनाएं मैं अगर पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह यहां बिठानी पड़ेगी, मगर योजनाएं समाप्त नहीं। कोई सोच ही नहीं सकता कि हर 15 दिन में सरकार एक योजना लेकर आती है और वो योजनाओं का मॉनिटरिंग करती है, नीचे तक पहुंचाती है। और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है ऐसी योजनाएं नहीं। मित्रों, 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नमामि गंगे योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर सेक्स रेशियो के लिए, और स्वच्छ भारत अभियान। ये तीनों बातें ऐसी है जो सामाजिक समस्याएं हैं, मगर सरकार मानती है कि जन भागीदारी के बगैर सामाजिक समस्याओं का निपटारा कभी कोई सरकार नहीं कर सकती। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान का एक ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं। स्वच्छ भारत अभियान में नरेंद्र भाई ने अपील की और अपील के बाद आज मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में पिपरमिंट खाकर उसका रैपर एक बार बाहर फेंक दीजिए, पोता है तो जरूर रोकेगा कि डस्टबिन के अंदर डालिए। स्वच्छता का संस्कार 125 करोड़ के देश के अंदर स्वच्छता का संस्कार देने का काम एक स्वच्छ भारत अभियान ने किया है। मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां पर सेक्स रेशियो का अंतर पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा था। नरेंद्र भाई ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद कहा कि हरियाणा को जेंडर रेशियो के हिसाब से एक आदर्श राज्य बनाना चाहिए, और आज मुझे कहते हुए आनंद है, हरियाणा में बेटी और बेटा दोनों बराबर की संख्या में हैं। आप कल्पना करिए मित्रों, बेटी ही नहीं होगी, बेटी ही नहीं होगी, दुनिया कैसी होगी, कैसे चलेगी? कितनी बड़ी सामाजिक समस्याओं का इसमें से उद्भव होगा, उसको देश के प्रधानमंत्री ने समझना, अपने सर पर लेना और उसके लिए परिश्रम करना। मित्रों, ये होता है वेलफेयर स्टेट की रचना, कल्याण राज्य की रचना। मित्रों, वन रैंक वन पेंशन 68 साल से देश का फौजी अपनी जवानी अपने बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ बिताने की जगह देश की सीमाओं पर, चाहे वो कच्छ का रण हो, चाहे हिमालय की गिरिकंदरा हो, -40 डिग्री टेम्परेचर और 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच में काम करने वाला ये जवान अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता था। एक छोटी सी मांग उनकी वन रैंक वन पेंशन की 68 साल से कोई सरकार नहीं सुनती थी। नरेंद्र मोदी ने एक ही साल में उसका समाधान कर कर आज दुनिया देश भर के फौजियों को एक सुकून का योग मिला। मित्रों, नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सरकार चलाने का प्रयास किया है, उसके कारण योजनाएं सिर्फ कागज पर रही है ऐसा नहीं है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन भारत में अगर किसी एक वर्ष में हुआ है तो 2015 में।
सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करने का काम आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुआ है तो 2015 में हुआ है। सबसे ज्यादा गरीबों को गैस देने का काम अगर कोई एक वर्ष में आजादी के बाद हुआ है तो 2015 में हुआ है। देश में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किसी एक वर्ष में आजादी के बाद हुआ है तो 2015 में हुआ है। देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किसी एक वर्ष में आजादी के बाद हुआ है तो 2015 में। देश में सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी का उत्पादन किसी एक वर्ष में हुआ है तो 2015 में हुआ है। देश में सबसे ज्यादा दुपहिया वाहनों का उत्पादन किसी एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। देश में बंदरगाहों पे माल की आवाजाही सबसे ज्यादा अगर किसी एक साल के अंदर हुई है तो 2015 के अंदर हुई है। मित्रों, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात अगर किसी एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार किसी एक साल में अर्जित किया गया है तो 2015 में हुआ। और 2015-16 में ही भारत विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। अपना विकास दर 7.6% पर पहुंच गया। अटल जी की सरकार थी, हम 8.8% का विकास दर देकर निकले थे। यूपीए की सरकार को उन्होंने 4.4 कर हमें देश वापस दे दिया। 8.8 से 4.4 और 4.4 से 2 साल में 7.9। कांग्रेस आती है तो विकास कम होता है, भाजपा आती है तो विकास बढ़ता है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई सारे काम हुए, मगर मैं आज नरेंद्र मोदी सरकार की 2 साल का सिर्फ हिसाब देने नहीं आया। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी आया हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो इसका संपूर्ण श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 73 सीट नरेंद्र मोदी को न दे, भाजपा को न दे, तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती थी। इसलिए हम सबका दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि विकास की रेस में यूपी पिछड़ गया है, उसको देश में सबसे आगे ले जाए। ये हमारा सबका दायित्व है। और आप उत्तर प्रदेश की कल्पना नोएडा में रहकर नहीं कर सकते। यहाँ जितने भी लोग सूट पैंट बूट टाई पहनकर बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि एक बार लखीमपुर खीरी जाकर देख कर आइए, रॉबर्ट्सगंज देख कर आइए, भदोही देख कर आइए, वहां के गांव में जाइए क्या स्थिति है। मैं आपको मेरा अनुभव कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा गुजरात के अंदर राज्य सरकार के मंत्री नाते ट्राइबल जिलों का प्रभारी रहा। मुझे बड़ा गुमान था कि मैंने गरीबी को नजदीक से देखी है, ऐसा गुमान था। मगर जब उत्तर प्रदेश में आया, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मैंने घूमना शुरू किया, मेरा अभिमान चूर चूर हो गया। मित्रों, मैंने गरीबी देखी है तो उत्तर प्रदेश में आकर ही देखी है। क्यों ऐसी व्यवस्था है? देश के कई राज्य बहुत आगे निकल गए। जैसा ये आपका नोएडा है, पूरे राज्य ऐसे हो गए। उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसा नहीं हुआ? संसाधनों का अभाव है ना जी। मैं उस राज्य से आता हूं जहां 1200 फुट नीचे से पानी लेने जाना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश पर मां गंगा और जमुना की कृपा है, जहां हाथ डालो वहां से पानी निकलता है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां रेगिस्तान है, बड़े बड़े पहाड़ है, उबड़ खाबड़ ऊंच नीच जमीन है। यहाँ किलोमीटरों तक, सैकड़ों किलोमीटरों तक एक समान जमीन है, उर्वरा जमीन है, उर्वरा भूमि है। क्यों उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ता? मेहनत का युवा है पूरे देश में, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो,
उसके विकास की नींव में जाइएगा, उत्तर प्रदेश के युवा के पसीना की महक आएगी उसमें। यहाँ का युवा मुंबई जाकर काम करता है, गुजरात जाकर काम करता है, हरियाणा जाकर काम करता है, मगर उत्तर प्रदेश को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बन गई है मित्रों कि ये व्यवस्था विकास को होने ही नहीं देती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने आप में इस प्रकार की एक पहली योजना है जिसमें बुआई से लेकर खलिहान तक कभी भी कुदरती आपदा आती है तो उसको इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, और 1.5% और 2.5% प्रीमियम है, सिर्फ 1.5% और 2.5%। मगर ये सरकार ने खरीफ आ गया, बुआई होने लगी, टेंडर फाइनल नहीं किए, उत्तर प्रदेश के किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कितनी भी योजनाओं बनाओ, जमीन पर कैसे उतरेगी? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें राज्य और केंद्र के काम करने के विभाग एरिया को अलग किया गया है, और जन कल्याण के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पीने का पानी पहुंचाना का हो, शिक्षा का हो, रोड का हो, स्वास्थ्य का हो, प्राथमिक शिक्षा का हो, टेक्निकल और माध्यमिक शिक्षा का हो, हर काम राज्य के जिम्मे है। केंद्र सरकार वो काम नहीं कर सकती मित्रों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13th फाइनेंस कमीशन 13वें वित्तीय आयोग के अंदर जो यूपीए के जमाने में था, उत्तर प्रदेश के लिए, इतने बड़े सूबे के लिए 2,80,467 करोड़ रुपया की ग्रांट 5 साल में उन्होंने मंजूर की थी। आपको बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है 2,80,000 करोड़, बहुत बड़ा है भी, विकास करने के लिए पर्याप्त है। मगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से पिछड़ गया है, भाजपा सरकार ने 14वें वित्तीय आयोग के अंदर इस ग्रांट को 2,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,10,000 करोड़ किया। ग्रांट इन एड 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 48,000 करोड़, और लोकल बॉडी की ग्रांट 523 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार 5 साल में देती थी, हमने 46,026 करोड़ रुपया, मतलब 45,000 समथिंग करोड़ रुपया का बढ़ोतरी किया। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा, मगर जाएगा कहां? आपको भरोसा है मित्रों? बताइए कि ये पैसे में से प्राथमिक शालाएं बनेगी? आपको भरोसा है पब्लिक हेल्थ सेंटर बनेंगे? आपको भरोसा है फ्लोराइड विहीन पानी बच्चों के मुंह में जाएगा? आपको भरोसा है गांव के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचेगी? आपको भरोसा है कि हर गांव रोड से जुड़ जाएगा? आपको भरोसा है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाएं 108 की सुविधाएं हर गांव के अंदर पहुंचेगी? ये 5 लाख करोड़ में सब कुछ हो सकता है, मगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने थर्मल पावर स्टेशन देखा होगा, इसके अंदर बिजली उत्पन्न होती है, हाई टेंशन HT लाइन से पसार होती है, बाद में किसी गांव पर जाती है, उसको ट्रांसमिशन के लिए कहीं DP के ऊपर उतारा जाता है, और बाद में आपके घर के अंदर पहुंचती है। सीधी HT लाइन से बिजली पहुंच सकती है क्या? बताओ। घर जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? जल जाएगा ना। तो HT लाइन से जो बिजली पहुंचती है, इसके अंदर एक DP चाहिए आपको, तभी जाकर आप इसका उपयोग कर सकते हो। दिल्ली सरकार ये पावर स्टेशन है, और DP लखनऊ है, लखनऊ की सरकार है, यहाँ की DP जल चुकी है। अब DP जल जाती है तो क्या करते हैं बताओ भी? क्या करते हैं? फिर से बोलो, क्या करते हैं? इस और बोलिए, क्या करते हैं? ये लखनऊ सरकार की समाजवादी पार्टी की DP उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तभी जाकर उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।
वरना उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। गुजरात सुधर सकता है, राजस्थान सुधर सकता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र सुधर सकता है। क्या बुराई है उत्तर प्रदेश के अंदर? परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? ये सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो रोन लगाई है, इसको एक बार बदल दीजिए। कमल को पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को बदल कर रखेंगे। मित्रों, ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का बात निश्चित हो सकता है, मगर ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट ग्रोथ रेट लाना है तो यहाँ भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। और मित्रों, उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, मैं आपको बताता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट ग्रोथ रेट आता है तो देश के अंदर अपने आप डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ जाएगा। कोई कारखाना लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश के हर गांव में शौचालय बना दीजिए, हर गांव में बिजली पहुंचा दीजिए, हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दीजिए, हर गांव में रोड पहुंचा दीजिए, 108 की एम्बुलेंस का जाल बुन दीजिए, डबल डिजिट ग्रोथ रेट अपने आप हो जाए। कारखाने लगाना, रोजगारी देना, वो तो एक अलग बात है मित्रों। यहां बुनियादी ढांचा ही नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं, आप सबको अपील करना चाहता हूं मित्रों, कि नोएडा के लोगों ने उत्तर प्रदेश नहीं देखा है, और जब तक उत्तर प्रदेश आप नहीं देखेंगे, आपको उत्तर प्रदेश का दर्द मालूम नहीं होगा। एक बार उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाइए, गांव को देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन की कितनी जरूरत है। नोएडा में बैठकर मित्रों आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। एक बार आपको वहां जाना पड़ेगा। और ये परिवर्तन जिले नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में सबसे विकसित एरिया कौन सा है बताइए भाई, कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जागृति लाने की जिम्मेदारी भी नोएडा की है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने प्राप्त किया है। जब सबसे ज्यादा आपने प्राप्त किया है तो जन जागृति लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यहां से एक प्रकार का विचार अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क से, जहां मिले वहां ये सरकार को बदलने का एक जागृति का अभियान आप लाइए मित्रों। उत्तर प्रदेश का भला ना बसपा कर सकती है, ना सपा कर सकती है। मित्रों, मैं तो सोच ही नहीं सकता मथुरा कांड जैसी घटनाएं हो सकती है। मैं तो सोच ही नहीं सकता शहर के बीचों बीच 2-2 साल से जमीन भूमि हथिया कर बैठे हुए लोग को कोई खाली कराने जाए और दरोगा को गोली मार दे, एसपी को गोली मार दे। जो सरकार अपनी पुलिस की रक्षा नहीं कर सकती, वो उसके नागरिकों की क्या रक्षा करेगी? नहीं कर सकती। कैराना के अंदर से पलायन हो रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? वोट बैंक की राजनीति के कारण कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी हुई है। हर जगह पे गुंडों का बोलबाला है। मित्रों, ये परिस्थिति को बदलनी पड़ेगी और बदलने का एकमात्र रास्ता है, एक बार जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को शासन करने का अधिकार दिया है, एक बार आप कमल के निशान पर भरोसा करिए, हम उत्तर प्रदेश को बदलेंगे। मित्रों, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मगर मैं आशा करता हूँ कि मेरा भाषण बगैर टिकट का कोई फिल्म न बन जाए, मनोरंजन का साधन न बन जाए। मैं आशा करता हूँ मेरा भाषण आपके दिल को छू जाए। मैं आशा करता हूँ आपको प्रेरणा दे। मैं आशा करता हूँ आप सभी सभागार में है परिवर्तन के वाहक हैं, और तभी जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन आता है। आप, आपके सभी सगे संबंधी, मित्र, परिवार, सब लोग उत्तर प्रदेश में जहां जहां संपर्क है, एक ऐसा
तूफान खड़ा करिए, एक ऐसा वेव खड़ा करिए, एक ऐसा आंदोलन खड़ा करिए कि आने वाले चुनाव में न सपा न बसपा, अब भाजपा सरकार वो बच्चा बच्चा बोलना। अंत में मित्रों, आप सभी को, मोदी जी को यूपी का विकास करने का एक मौका दीजिए, इतनी हृदय से अपील कर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।